जैसे लोग कहते हैं कि कमल जो है तो कीचड़ में खिलता है, लेकिन यहाँ जो खिला है, जो सिखी सामने आई है दुनिया में, कुर्बानियों के बल पे आई है। डिजाइन का अपना एक अर्थ है कि जो सिखी है, जो हमारे सिख गुरु हैं और भी जो गुरुओं के बाद जो हुए महापुरुष जी, उनका इतिहास कुर्बानी का इतिहास रहा। इस देश का दुर्भाग्य है, सच्चाई है कि इस देश में जाति व्यवस्था नाम की एक ऐसी कुप्रथा है, जाति का कोड है कि इंसान में भेदभाव पैदा करती है। ये किताब हिंदी में इसलिए लाने का हमारा पर्पज ये था जी, कि जो नॉन सिख है वो पढ़ सके, वो समझ सके कि सिखिज्म क्या है, सिखी क्या है, सिखी का इतिहास क्या रहा, हमारे गुरुओं का। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਈਸਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੂਲ ਜੋ ਲਹੂ ਮੇ ਖਿਲੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਦਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਫੂਲ ਜੋ ਲਹੂ ਮੇ ਖਿਲੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਔਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਫੂਲ ਜੋ ਲਹੂ ਮੇ ਖਿਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? फूल जो लहू में खिले, एक्चुअली इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो सिंपल कैप्टिवेटिंग द सिंपल हार्टेड, अ स्ट्रगल फॉर स्ट्रगल फॉर ह्यूमन डिग्निटी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये इसका टाइटल था। तो जब ये किताब तमिल में अनुवाद हुआ इसका, तो हमारे तमिल साथियों ने ये डिजाइन दिया। ठीक है। डिजाइन का अपना एक अर्थ है कि जो सिखी है, जो हमारे सिख गुरु हैं और भी जो गुरुओं के बाद जो हुए महापुरुष जी, उनका इतिहास कुर्बानी का इतिहास रहा। तो ये जो सिखी है, ये जैसे लोग कहते हैं कि फूल कमल जो है तो कीचड़ में खिलता है, लेकिन यहाँ जो खिला है, जो सिखी सामने आई है दुनिया में, कुर्बानियों के बल पे आई है जी। तो इसलिए इसको हमने जो टाइटल दिया, फूल जो लहू में खिले, शहादतों का। शहादतों का इतिहास, शहादतों का जिक्र है। तो आप सिखी से कैसे प्रभावित हुए? आपका अशोक सिंह नाम जन्म से है? नहीं, मेरा जो नाम है अशोक साकेत है। शेड्यूल कास्ट में मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ, और इस देश का दुर्भाग्य है, सच्चाई है कि इस देश में जाति व्यवस्था नाम की एक ऐसी कुप्रथा है, जाति का कोड है कि इंसान में भेदभाव पैदा करती है। तो जाहिर तौर पे हमारे जैसे लोग जब शेड्यूल कास्ट में हिंदू समाज में पैदा होते हैं, वो कास्टिज्म झेलते हैं, तो फिर वो ढूंढना शुरू करते हैं कि हमारे लिए इंसानियत, मानवता, भाईचारा, इक्वलिटी, प्रेम कहाँ पे है। बिल्कुल। तो
वही जर्नी हमारी भी थी। 2019-20 में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो पूरे सिख भाई उधर गए, दिल्ली में मैं था, तो उस किसान आंदोलन के समय हम संपर्क में आए। तो पूरे मोर्चे में आप वहाँ थे? पूरे मोर्चे में हम थे और देखा हमने, तो पहली महसूस बार किया, हमने महसूस किया कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हम जैसी इस देश में जो दबाई गई, पिछाड़ी गई जातियां हैं, सबके लिए एक ही रास्ता है, सिक्खी का रास्ता, जो प्रेम की बात करता, जो भाईचारे की बात करता, जो समानता की बात करता है। और तो ये एकदम से तो हो नहीं गया होगा कि आज आप आंदोलन में गए थे और आज ही आपका मन बदल गया, तक काफी टाइम लग गया होगा? काफी टाइम, अब 2020 से आज 24 चल रहा है, तो हमने इन 4 वर्षों में काफी कुछ अध्ययन किया है, स्टडी की तरह सिख इतिहास के विषय में, सिख गुरुओं का जो संघर्ष रहा, किस तरीके से उन्होंने पहले मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया, मुगलों का जो हिंसक प्रवृत्ति थी उसके खिलाफ, और जो उस समय जो ब्राह्मणिज्म का षड्यंत्र चल रहा था, मुगल ब्राह्मण गठजोड़ के कारण हमारे जो 5वें गुरु अर्जुन देव जी शहादत हो गई, उनकी शहीद हो गए। तो ये सारी चीज़ें इस किताब में, अब चूंकि जो सिख हैं, सिख तो सिख इतिहास को जानते हैं, ये किताब हिंदी में इसलिए लाने का हमारा पर्पज ये था कि जो नॉन सिख हैं वो पढ़ सकें, वो समझ सकें कि सिखिज्म क्या है, सिक्खी क्या है, सिक्खी का इतिहास क्या रहा, हमारे गुरुओं का कितना बड़ा संघर्ष रहा है। क्योंकि आज हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की। जी बिल्कुल। सो इसमें जो टॉपिक हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आप ने बोला है कि जो नॉन सिख हैं उन्हां तक गल पहुंचे, बट उन्हां तक गल तां पहुंचेगी जे किताब सब तक पहुंचेगी। बिल्कुल। सो किताब सब तक पहुंचे ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर रहे हो? हमारा प्रयास है, हम ये अभी 1 महीने पहले हमने रिलीज की है, और अभी तक ये करीब 1000 प्रतियां इसकी लोगों में पहुंच चुकी हैं। ठीक है। इससे पहले तमिल वर्जन जो निकला था वो करीब 3-4 हजार कॉपियां वो समाज में चल रही, लोग अध्ययन कर रहे हैं उसका। जी। सो इसमें क्या है, अगर हम देखें इसमें अनुकर्मणिका, तो मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो इसमें धर्म की दुकान, हाँ, इसमें ये जो जहांगीर की नज़रों में जो वो धर्म की दुकान कहता था, गुरुओं के हमारे संघर्ष को वो एक दुकान समझता था जहांगीर, धर्म की दुकान पर मूल निवासी। हाँ, तो जो उसकी नज़रों में हमारे गुरुओं का जो प्रयास था उसको धर्म की दुकान कहता था। तो उधर हमारे लोग जो इस देश के मूल निवासी लोग हैं, वो कैसे हमारे गुरुओं की उस प्रयास की तरफ आकर्षित हुए और उसको रोकने के लिए क्या क्या ब्राह्मण मुगल गठजोड़ षड्यंत्र किया, वो इस अध्याय में मिलेगा। इसके बाद 2nd चैप्टर में जो गुरु अर्जुन देव जी का संघर्ष है और उनके साथ जो किया गया क्रूर अन्याय अत्याचार है, कैसे आगे बढ़ाया उन्होंने। हाँ, उसके तो उसमें सेकंड में मतलब 10 गुरु साहिबानों का होगा, 5वें गुरु से लेकर। नहीं, पहले चैप्टर में जो गुरु नानक से पहले बाबा फरीद, भक्तों का जिक्र, और फिर यहाँ गुरु रामदास 4थे गुरु तक जिक्र है। इसके बाद फिर 2nd चैप्टर में गुरु अर्जुन देव जी का संघर्ष आता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो एक क्रमबद्ध महाराजा रंजीत सिंह का भी, महाराजा रंजीत, बाबा बंदा सिंह बहादुर, महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह के राज के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या मानते हैं? पढ़ा है आपने उनके बारे में? महाराजा, इस किताब को ट्रांसलेट हमने किया है, तो उनके जो शासन काल है वो आज तक के इतिहास, भारतीय इतिहास में सबसे अच्छा शासन काल माना जाता है। और जो महाराजा रंजीत सिंह, जैसे सेकुलरिज्म अगर आप देखें तो महाराजा रंजीत सिंह के, और एक जो बेगमपुरा खालसा राज का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले उसको साकार करने की दिशा में बाबा बंदा सिंह बहादुर और
महाराजा रणजीत सिंह जी ने ही प्रयास किया। तो आपका मकसद क्या है? जैसे आप सिख बन गए हो, आपका नाम है जो बदल चुका है, तो आप सिक्खी का प्रचार कर रहे हो, तो मकसद क्या है? क्या आपको लगता है कि ऐसा राज कभी दोबारा आएगा? बिल्कुल आएगा, और हर चीज करने से संभव होती है। हमारी जो पार्टी है, पार्टी का मोटिव है इस देश को बेगमपुरा खालसा राज स्थापित करना इस देश का, और हम उसको लेके पूरे देश में जा रहे हैं। पिछले साल हमने 56 दिनों की एक यात्रा भी की, 20 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में हम गए। हमारी यात्रा का टाइटल ही था बेगमपुरा खालसा राज प्राप्ति है तो बहुजन भाईचारा यात्रा। बिल्कुल, आप सियासत में भी एंटर हो गए हो। पंजाब के होशियारपुर से जीवन सिंह चुनाव लड़े थे लोकसभा। हमारी जो बहुजन द्रविड़ पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट सरदार जीवन सिंह। तो आपका कारवां, इस पार्टी का कारवां कितना बड़ा हो गया है? आपको क्या लगता है कि जो वो राज करने वाली स्थिति है उस तक, मतलब कब तक आप यहाँ पे इस देश में मुख्य तौर पे 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो आज रूल कर रही है देश में, रामराज जी, वो असमानता पे आधारित है, इनइक्वलिटी बेस्ड विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा है बेगमपुरा विचारधारा, बेगमपुरा खालसा राज की विचारधारा जो समानता, प्रेम, भाईचारे पे आधारित है। तो आज लोग इस राम राज से त्रस्त हो गए हैं। पूरे देश में जो राम राज का उदाहरण लोग देख सकते हैं। ना तो इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज सुरक्षित है, ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन फिर भी उन्हीं को वोट देते हैं। नहीं, वोट जब विकल्प हम नहीं देंगे, कोई बेहतर अल्टरनेट नहीं देंगे, तो लोग क्या करें? तो अभी जो राज कर रहे हैं उसके कई कारण हैं, लेकिन जब से हम लोगों ने शुरुआत की है, अभी हम 15 स्टेट में हमारा स्ट्रक्चर काम कर रहा है और हम अपने लक्ष्य की ओर हर दिन बढ़ रहे हैं, उसके और करीब पहुंचते जा रहे हैं। और हमारा तो कामयाब होने तक आप हमारा हमारा ये अनुमान है कि ये किसी और पीढ़ी के लिए हम ये काम छोड़ के नहीं जाएंगे। हम इसी पीढ़ी में इस सपने को साकार करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि आज जरूरत है। तो आगे प्लान क्या है आपका? जैसे इलेक्शन में तो आप अब पंजाब में तो एंटर हुए, हमारे कई तरीके से हरियाणा है, हमारे कई तरीके से प्रोग्राम्स चलते हैं। अभी तो लोकसभा के इलेक्शन में पूरे हमारे कार्यकर्ता बिजी थे। मैं खुद मध्य प्रदेश की सतना झील सीट से प्रत्याशी था। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार जीवन सिंह जी होशियारपुर से थे। तो कितना लोगों का सहयोग कितना मिला? पहला चुनाव था, हमारे कैंडिडेटों ने 5000 से लेकर 10,000 तक वोट प्राप्त किए हैं। और तमाम साधन संसाधन के अभाव के बावजूद हम वहाँ पे पहली बार बेगमपुरा खालसा राज की बात कर रहे थे, जहाँ वो शब्द कभी गया ही नहीं। तो इसके बाद भी अगर वहाँ पे 5000 6000 वोट मिल रहा है, तो वो हमारे जो बेगमपुरा खालसा राज का जो थॉट है उसको लोग स्वीकृत दे रहे हैं। तो ये पहली बार अगर इतना भी तो कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे आपने बोला कि आप जो मतलब जाति का कोड है वो उसको आपने झेला है, तो कहीं आप भी उसी जाति को तो नहीं टारगेट कर रहे, उसी पे तो नहीं फोकस कर रहे? सभी पे आप कर रहे हो फोकस? नहीं, हम सभी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो किसी भी असमानता से ग्रसित है उसको परिवर्तन की जरूरत है। चाहे वो सामाजिक स्तर की असमानता हो या आर्थिक स्तर की असमानता हो। तो लोग त्रस्त होकर फिर एक ऐसी स्टेज में आते हैं जहाँ ये सारी चीज़ें ना हों, जहाँ असमानता का, द्वेष का, भेदभाव का माहौल ना हो। और जब हम भारत में देखते हैं तो यहाँ पे सिक्खी एक ऐसा पंथ है, एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे आपको नानक, नामदेव, कबीर, रैदास, पूरा जो एक सेकुलरिज्म है, अलग अलग कम्युनिटी से आए, अलग अलग क्षेत्र से आए लोगों की एक बात एक जगह संकलित मिलेगी। तो दुनिया में अगर लोकतंत्र का बेहतर उदाहरण देखा जाए
वो हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। तो जैसे सिख भाईचारा है तो ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ अगर आपको पता हो तो बंदी सिंह एक पासे एक तरफ राम रहीम को निकाला जाता है बार बार बेल पे पैरोल पे और दूसरी तरफ जो बंदी सिंह हैं सिखों के जो कैदी हैं सियासी कैदी उनको बोला जाता है वो 30-30 40-40 साल से जेलों में बंद है अपनी सजा पूरी करने के बाद भी वो जेलों में बंद है। तो क्या आपको भी लगता है कि माइनॉरिटीज को खास तौर पे सिख भाईचारे नू दबिया जाता है सेंटर सरकार? बिल्कुल, इस देश में जो हिंदू संप्रदाय है, हिंदू सांप्रदायिकता है, वो यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं उनको बुरी तरीके से दबाने का काम करती है। चाहे वो सिख कम्युनिटी हो चाहे और भी दूसरी कम्युनिटी हो, वो किसी न किसी तरीके से उनको दबा के परेशान करके बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप जो है तो एक दूसरे संस्कृति के लोग हो। एक तरफ तो कहते हैं कि सिखिज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म ये हिंदू धर्म का पार्ट है, तो जब राजनीतिक फायदा लेना होता है तब वो अपना पार्ट बताते हैं, और जब दमन करना होता है तो हमारे नौजवानों को वो देशद्रोही बताने लगते हैं। तो आपकी पार्टी के एजेंडे में माइनॉरिटीज का जो राइट्स हैं वो भी शामिल है? बिल्कुल, हमारी पार्टी जो मुख्य जो हम टारगेट कर रहे हैं, इस देश में जो सुविधा संपन्न लोग हैं उनके लिए तो हर पार्टियां करती हैं। इस देश में जो दबाए पीछा, चाहे वो राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, जिस भी तरीके से लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, उनके लिए सुरक्षा का इंतजाम करना हमारी प्रायोरिटी है जी। चाहे वो धार्मिक तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो, चाहे आर्थिक तौर पे हो। जिनको भी सताया जाता, जिनके साथ भी अन्याय होता, वो अन्याय उनके साथ ना हो, ये इंश्योर करना हमारा कर्तव्य है। तो जैसे हर चीज़ में जैसे देखा जाता है कि हर चीज़ में निघार आता है जी। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ? सिक्खी को थोड़ा और निखारने की ज़रूरत है। सिक्खी तो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन जो सिख हैं क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको गुरुओं के संदेश को ठीक से समझने की ज़रूरत है और उस पर आचरण करने की ज़रूरत है। सिक्खी में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है जो हम प्रॉपर तरीके से अपने गुरुओं के संदेश को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम अपने गुरुओं के संदेश को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने लग जाएंगे तो हमारी जो सामाजिक जो विघटन पैदा हो रहा है वो एकजुटता में बदल जाएगा। तो हमारे साथ जो ब्राह्मणवादी ताकतें षड्यंत्र करके हमें तोड़ने का काम करती हैं तो वो सफल नहीं हो पाएंगी जी। तो इसलिए हमें अपना चरित्र थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? हाँ, अभी तो हम काफ़ी, जब आप कोई धर्म बदलते हो, एक नए परिवेश में जाते हो, समय लग, तो एक कहावत है कि जो दूध का जला बालक होता है वो छाछ को ही फूंक फूंक के पीता है। तो जब आप एक कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर पे जा रहे हो तो आपको प्रॉपर उसका अध्ययन करना होता है और अपने आप को एक संतुष्ट करना होता है कि हम जो दूसरा रास्ता अपनाने जा रहे हैं वो सही है या बाद में ऐसा ना हो कि हम पछतावा हमें। तो 3 वर्षों 4 वर्षों में हमने सिक्खी का अध्ययन किया और अब मैं ये कह सकता हूँ कि इस देश में जो दबे पिछाड़े गए लोग हैं, दबाए गए लोग हैं, उनके लिए जो बेहतर, इस देश में क्या, ये दुनिया में जो रास्ता है, बेहतर रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है, वो सिक्खी है। इसीलिए हमारे
जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की जब स्थापना करी तो उन्होंने देश के अलग अलग कोनों से 5 प्यारों को चुना। उड़ीसा, बीदर, गुजरात, दिल्ली और इधर लाहौर जी, और अलग अलग कम्युनिटीज से लोग थे। बिल्कुल। तो उन्होंने उस टाइम पूरे दुनिया की आबादी 55 करोड़ के आसपास थी। तब उन्होंने कहा कि हमें 96 करोड़ी खालसा बनाना है। मतलब उनकी जो सोच थी, हमारे गुरुओं की जो सोच थी, वो पूरी दुनिया को इस रास्ते पे लाने की सोच थी। लेकिन सरबत की बात करते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं उस सोच को आगे बढ़ाने में फेल रहे हैं। हम बहुत लिमिटेड जगह तक अपने आप को सीमित कर लिए, और जब हम अपने आप को सिकोड़ लेते हैं तो दूसरा हमें और दबाता जाता है। तो इससे आपका क्या मतलब है कि सिखों ने कहाँ अपने आप को सिकोड़ा है? नहीं, हमें हमारे गुरुओं का जो पहले गुरु नानक जी हैं जी, वह नीची अंदर नीच जाति, नीचों मात नीच, नानक तिनके संग साथ। तो वो तो कह रहे हैं कि इस देश में, इस दुनिया में जो सबसे दबा कुचला व्यक्ति है, नानक तो उनका संग साथ चाहते हैं। बिल्कुल। तो हम उनके उस बात को कितना आज तक साकार कर पाए? बिल्कुल सही बात है। जात पात है, मैं खुद गवाह हूं। तो सीखी, हालांकि सीखी समानता की बात करती है, लेकिन हमारे जो आचरण है वो सीखी के हिसाब से होने जिस दिन शुरू हो जाएंगे तो इस देश का और इस दुनिया का भला होगा जी। तो किसी दिन आप भी सिंह सजोगे? आपके मन में ये बात है? मैं बहुत जल्द प्रॉपर तरीके से, अभी मैंने अमृत नहीं छका है, लेकिन प्रैक्टिस हमारी चल रही है जी। तो आपको मुश्किल तो नहीं लगता, जैसे पहले आपके केस नहीं होंगे, दाढ़ी नहीं होगी? अब जब अलग तरीके का आप रूप अख्तियार करते हैं, थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन ये अब धीरे धीरे फिर वो प्रैक्टिस में आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती जी। सो इस किताब के बारे में आप क्या कहना चाहते हो आखिर में हमारे दर्शकों को? मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि ये किताब इस देश में एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि बहुत सारा जो हिंदी बेल्ट एरिया है वहाँ अभी लोगों को सिख इतिहास के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। उसका एक कारण ये है कि सिख इतिहास का प्रचार प्रसार उस हिसाब से उन क्षेत्रों में नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि हिंदी में जो ज़्यादातर साहित्य है जी, सिख इतिहास का, वो गुरमुखी में या अंग्रेजी में है जी। तो एक तो हिंदी में कोई एथेंटिक किताब नहीं थी जो सिलसिलेवार हमारे सिखी को दर्शा सके, हमारे गुरुओं के इतिहास को बता सके। तो ये सारी ज़रूरतें इस किताब से फुलफिल होती तो ये कहाँ से ले सकते हैं हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? इसमें ये जो फर्स्ट पेज है, इसमें प्रकाशन का नाम और एड्रेस है। ठीक है। ब्लू ब्लैक फायर, यहाँ मोबाइल नंबर्स हैं, इस पूरा एड्रेस है जी। सो ਅਸੀਂ स्क्रीन ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहे हैं, सारा ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। इस नंबर पे संपर्क करके इस पते से आप मंगवा सकते हैं। ठीक है जी। सो बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਫੂਲ ਜੋ ਲਹੂ ਮੇ ਖਿਲੇ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਲੱਖਣ राज दी एक विलक्षण सिद्धांत की गल की गई है, सिक्खी की गल की गई है। इसमें बिल्कुल, इसमें जो लास्ट जो इसमें पैरा है उसमें बेगमपुरा खालसा राज एक सलूशन की तरह, एक समाधान की तरह प्रस्तुत किया गया कि बेगमपुरा खालसा राज बनूंगा किवें। बिल्कुल, इस देश को जरूरत है, इस देश की जो समस्याएं हैं वो बेगमपुरा खालसा राज की स्थापना से ही सॉल्व हो सकती हैं जी, और उसका जो रास्ता है वो सिखी है जी। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।